Good morning, students. How's everyone? My name is Rekha Sharma. I am your home science teacher. So, students, today we will start unit number 2, which is nutrition, food science and technology. So, in this unit we will start chapter number 2, that is clinical nutrition and dietetics. So, first of all, we start with learning object. So, first of all, let's start with learning object. That is, after completing this chapter, the learner will be able to, जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग क्या क्या चीज़ें कर पाओगे, ये इसमें देखते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स. सबसे पहले आप लोग महत्व समझ पाएंगे, क्या क्या उसका एरिया है क्लिनिकल न्यूट्रिशन का और डाइटिक्स का, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, या अगर आप उसमें अपना करियर बनाना चाहते हो तो वो भी कैसे पॉसिबल होगा, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये आप समझ पाएंगे. डिस्क्राइब द रोल एंड फंक्शन ऑफ अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, यानी ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये पता लगेगा कि जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या जो मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट थेरेपिस्ट होते हैं उनका रोल क्या होता है, क्या उनका किरदार होता है, और उसके साथ साथ वो क्या क्या फंक्शंस करते हैं, यानी उनके कौन कौन से कार्य होते हैं और उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन से फंक्शन वो करते हैं और उनका एरिया कौन सा होता है, क्या उस एरिया में स्कोप होता है, ये चीज़ें एक्सप्लेन करने के एबल हो जाओगे आप. एंड नेक्स्ट, एक्सप्लेन द नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ करियर इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स. यानी आप, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था कि अगर आप इसमें कोई करियर परस्यू करना चाहते हो क्लिनिकल न्यूट्रिशन में, तो उसकी भी नॉलेज और स्किल्स क्या क्या ज़रूरत है आपको, वो सारी नॉलेज हमें इस चैप्टर से होगी. So let's start. First of all, introduction, that what is nutrition. So basically nutrition is the science of food, nutrients and other substance as well as their digestion, absorption and utilization by the body. तो बच्चों, जैसा कि हम सबको पता है कि जो पोषण, न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या है, यह एक खाद्य पोषकों और दूसरे पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण एंड यूटिलाइजेशन यानी उनके उपयोग का विज्ञान है. हमारी बॉडी के थ्रू हम कैसे इन चीज़ों का अब्जॉर्प्शन करते हैं, कैसे उनका यूटिलाइजेशन करते हैं, ये सारा जो साइंस है इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं. साथ साथ पोषण का सरोकार भोजन और खाने के सामाजिक, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फूड. तो बच्चों, सोशल, अब सोशल कैसे, सामाजिक तौर पे कैसे, सामाजिक तौर पे ऐसे है, फॉर एग्जांपल हम किसी शादी में गए हैं तो वहाँ पे जो फूड है वही हम लोगों को खाना पड़ेगा, तो ये क्या है, सोशल है, सामाजिक तौर पे, सामाजिक फंक्शन है ये, इसमें सभी लोग, पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, सभी कहीं ना कहीं से आते हैं, तो ये जो हो गया वो सोशल एस्पेक्ट हो गया. साइकोलॉजिकल, यानी जब हम बहुत खुश होते हैं तब हम अपनी मर्जी का खाना खाना चाहते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो हम उदास हो जाते हैं, हम उस टाइम कोई खाना कुछ नहीं खाना चाहते. तो ये भी एक एस्पेक्ट है साइकोलॉजिकल, जो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, जो हमारे मूड से रिलेटेड होता है. थर्ड है इकोनॉमिक एस्पेक्ट. बच्चों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी माना जाता है, इकोनॉमिक यानी आर्थिक. तो आर्थिक एस्पेक्ट कैसे होगा, अगर हम लोगों की इनकम अच्छी है, हम लोगों की आय अच्छी है, इनकम अच्छी है, तभी हम सारी चीज़ें, जो सारी नरिश चीज़ें हैं वो खुद को या अपने बच्चों को अवेलेबल करवा सकते हैं. अगर हमारी इनकम अच्छी नहीं है तो जो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, हमारी इम्यूनिटी और हमें प्रोटेक्शन करने के लिए इन्फेक्शन से, ये सारी जो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन चाहिए ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगी या फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, तभी ये सारी चीज़ें हैं. अब न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है? न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन and to promote recovery from a variety of illness
एज वेल एज मैनेजिंग क्रॉनिकल डिजीज। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रॉनिकल डिजीज कौन से होते हैं। तो क्रॉनिकल डिजीज वो होते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, जो 3 महीने से अप्रॉक्सीमेट हम इसमें टाइम लगाया जाता है 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स से लंबे टाइम से जो चीज़ें हैं, जो डिजीज़ या जो इलनेस से कोई सफ़र कर रहा है, तो उस डिजीज़ को क्रॉनिक डिजीज़ कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन्फेक्शन से अपनी बॉडी को बचाने के लिए, अगर कोई बीमार है तो उसकी जल्दी रिकवरी हो सके वो, और ख़ुद को क्रॉनिक डिजीज़ से या फिर जो हमारी बहुत दिनों से जो हमें बीमारी लगी हुई है उससे खुद को बचाने के लिए हमें न्यूट्रिशन फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी। अब हम बात करें, व्हेन न्यूट्रिएंट्स इनटेक आर इनएडिक्वेट द बॉडी हैज़ डिफ़िकल्ट इन मेंटेनिंग इम्यून डिफेंस, हीलिंग वॉन्ड्स, यूटिलाइज मेडिकेशन, सपोर्ट ऑर्गन्स एंड फंक्शन। तो इस बात का क्या मीनिंग हुआ बच्चों कि जब हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है वो इनएडिक्वेट है यानी अपर्याप्त है, तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होगी। सबसे पहले तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, हम सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर WBC होते हैं जो हमें हमारी बॉडी को डिजीज़ से लड़ने की ताकत देते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी में हमें न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी जो है वो वीक होगी। जो हमारे WBC हैं वो हमारी बॉडी को इतनी स्ट्रेंथ नहीं दे पाएंगे, वो डिजीज़ से इतना नहीं लड़ पाएंगे। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़रूरी है हीलिंग वाउंड, यानी वाउंड क्या होता है, घाव। तो जब कोई घाव हमारी बॉडी में हो गया तो वो हील यानी वो भरेगा तभी जब हमारी बॉडी को पूरी न्यूट्रिशन मिले। यूटिलाइजिंग मेडिकेशन, अब बच्चों कोई आदमी है उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा लेकिन वो मेडिसिन ले रहा है, लेकिन उस मेडिसिन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा या इमीडिएट इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे जो ऑर्गन्स हैं ये अच्छे से फंक्शन करें, इन सभी चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है न्यूट्रिशन यानी पोषण। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस यानी इसका महत्व क्या है। जैसा मैंने अभी बताया बच्चों कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अब बात करें हम न्यूट्रिशन केयर की, तो पोषण आजकल अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन केयर जो है वो वर्ल्ड वाइड यानी पूरे संसार में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने लगा है। रिसेंट टाइम में अभी हाल में ये हुआ है कि जो लोग हैं वो न्यूट्रिशन केयर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, इलनेस, डिजीज़ या उनके ट्रीटमेंट जो है ये सारे अफेक्ट करते हैं हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी है वो खाना खा रहा है, प्रॉपर फूड खा रहा है, लेकिन अगर उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो उसको क्या होगा कि उसका न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर बॉडी जो उसको चाहिए वो उसको नहीं मिल पाएगा। तो बच्चों सबसे पहले ज़रूरी क्या है? सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स का अच्छे से वर्क करें तभी ये सारा पॉसिबल होगा। अगर हमारे बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शन सभी अच्छे से चलेंगे तभी, जैसे डाइजेशन हो गया, डाइजेशन हम किसके थ्रू करते हैं? अब्जॉर्प्शन हो गया या मेटाबॉलिज्म हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, तो इन सब में हमारे बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें अगर हमारे बॉडी ऑर्गन्स का काम पता है कि जैसे हमारा स्टमक है तो वो क्या है, जैसे हमारे लंग्स हैं तो लंग्स क्या करते हैं, जैसे किडनी हो गई, किडनी प्योरीफाई करती है, जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, हम ब्लड को पंप करता है। तो इसी तरीके से सभी ऑर्गन्स का अलग अलग है। जैसे लीवर हो गया तो लीवर क्या करता है, लीवर हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। तो अगर हमें हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स का पता होगा, उनके फंक्शंस पता होंगे, तभी हमें तब हम ज़्यादा अपनी बॉडी को न्यूट्रिशनल चीज़ें दे पाएंगे। साथ ही हमें ये भी पता चलेगा कि जो न्यूट्रिशन है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो अब बात करें हम सिग्निफिकेंस की यानी महत्व की। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को प्रॉपर फूड, तो यह बहुत ध्यान रखने की बात है कि जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो किसी भी बीमारी से
इन्फ्लुएंस ना हो, और ये तभी चाहे वो माइनर हो एक्यूट, क्योंकि बीमारी जो है वो छोटे से बड़े होने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, तो अगर हम पूरा न्यूट्रिशन फूड लेते हैं तो कोई भी बीमारी जो है वो अगर कोई बीमारी है और उसका हम प्रॉपर ध्यान रखते हैं, और जो कोई डाइटिशियन है वो हमारे फूड का प्रॉपर ध्यान रखता है, तो हम जल्दी से हील कर सकते हैं, यानी जल्दी ही उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। और जो पर्सन है जो हम लोगों की इन चीज़ों का ध्यान रख रहा है, वो एक ट्रेन डाइटिशियन होना जरूरी है। और साथ में dietitian use a systematic and logical approach to the nutritional care process, focusing on each patient's unique need and address them in an individualistic and holistic manner। यानी जो ये पर्सन है जिसको हम डाइटिशियन बोलते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं, ये बहुत ही ट्रेंड होता है और स्पेशली प्रोफेशनल क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन होता है। ये एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टमेटिक वे में और एक लॉजिकल तरीके से पेशेंट की केस स्टडी देखता है, और उसके हिसाब से क्योंकि हर पेशेंट की, हर पर्सन की एक अलग यूनिक नीड होती है सबकी। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से ही उसको प्रॉपर फूड दिया जाता है। उसकी केस स्टडी, यानी उसको अगर कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस वाले को क्या करते हैं कि जॉन्डिस वाले को ज़्यादा फाइबरस फूड नहीं देते हैं, लाइट फूड देते हैं, जिससे उसके लीवर पे ज़्यादा इफेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ है तो उसके लिए मीठा अवॉइड करते हैं कि उसको मीठा नहीं देना। अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए सॉल्ट अवॉइड करते हैं। तो इस तरीके का ये जो फूड है, इस तरीके की ये जो सिस्टमेटिक वे है, ये कौन करता है, ये कौन ध्यान रखता है? ये ध्यान रखता है न्यूट्रिशनिस्ट, यानी जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा डाइटिशियन, उसको हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस है उसको जो देखता है वो न्यूट्रिशनिस्ट होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? डाइटिशियन मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट रोल इज टू प्रोवाइड एडवाइस एंड ट्रांसलेट टेक्निकल इंफॉर्मेशन इनटू डाइटरी गाइडलाइंस। यानी ये जो थेरेपिस्ट है इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि ये हमें सलाह देता है और कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी देता है जो हमारे न्यूट्रिशन से या हमारी डाइट से रिलेटेड होता है। दे प्रोवाइड एडवाइस टू पेशेंट इफ नेसेसरी, गिव प्रिस्क्रिप्शन टू हेल्दी इंडिविजुअल एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल फ्रॉम होम टू टॉम। यानी अगर ये साथ में एडवाइस उनको भी देते हैं, पेशेंट को भी देते हैं, और अगर ज़रूरी है तो प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं किसी को भी। हर स्टेज हमारी जो लाइफ साइकिल है, यानी 0 से लेके 100 तक जो हमारी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उसमें ये देखा जाए तो जैसे प्रेगनेंसी हो गई, कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो, उसको भी पूरा प्रॉपर डाइट चार्ट बना के देते हैं कि उसको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें उसको खानी है वो। इन्फेंसी यानी बिल्कुल छोटे बच्चे जो हैं, नवजात शिशु जो हैं, उनकी भी डाइट का पूरा ध्यान रखा जाता है। एंड चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, यानी बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो भी सबकी नीड होती है उन सबको ये एडवाइस देते हैं, उनका खाना प्रिस्क्राइब करते हैं और उनकी प्रॉपर डाइट चार्ट बनाते हैं जिनसे वो हमेशा हेल्दी रहे। Besides this, nutrition and diet therapy are used to improve the overall health of a patient with a wide range of condition। यानी सिर्फ यही नहीं, जो न्यूट्रिशन है और डाइट थेरेपी है वो हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती है पेशेंट को, जिससे उसकी कंडीशन जो है वो पहले से बेटर होती है। जैसे डायरिया है, किसी को वॉमिटिंग आ रही है, फूड एलर्जी, एनीमिया, फीवर, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर हो गया, ओबेसिटी, बर्न, मेटाबॉलिक, यानी देखा जाए तो ये सारी जितनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखी जा रही हैं, इनसे भी बाहर निकालने का ये तरीका दिखाते हैं। पेशेंट हु आर अंडरगो ऑपरेशन ऑल्सो नीड न्यूट्रिशन मील। किसी की सर्जरी हुई है या किसी की सर्जरी होने वाली है, प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में, सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद में, दोनों को ही कंसर्न करते हैं और दोनों को ही उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करते हैं।
उनकी जो डाइटिशियन उनकी जो रिक्वायरमेंट है डाइट से रिलेटेड, उन सबको उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं और उनके जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उसके हिसाब से उनको डिफरेंट टाइप के फूड, डिफरेंट डाइट चार्ट देते हैं, डिफरेंट फूड प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कौन करता है? ये हमारे न्यूट्रिशनिस्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी, यानी जो हम इतनी डाइट थेरेपी ये हो रही है इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी उनका उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले तो क्या उनका है ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फॉर्मुलेशन ऑफ द डाइट टू मीट द नीड ऑफ द पेशेंट टेकिंग इनटू कंसीडर हर और हिट फूड हैबिट्स, यानी जो पेशेंट है उसकी फूड हैबिट्स कैसी है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन जस्ट लाइक मी, आई एम अ वेजिटेरियन, सो बेसिकली जो भी मेरा न्यूट्रिशनिस्ट होगा उसका पहला काम क्या है कि वो मुझे वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड करे। तो हमारी जो फूड हैबिट्स है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, उसकी जो फूड हैबिट्स है उसको देखते हुए ही उसको फूड कंसीडर करना है। सेकेंड, मॉडिफिकेशन और द एग्जिस्टेंट डाइट टू अमेलियोरेट द डिजीज कंडीशन एंड टू कीप इट अंडर कंट्रोल, यानी मॉडिफिकेशन करना है उसके फूड में। जैसे देखा जाए तो जैसे उसकी हालत को सुधारने के लिए और उसकी बीमारी को कंट्रोल में करने के लिए उसका जो एट प्रेजेंट जो उसका फूड है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ये जिससे कि उसकी जो कंडीशन है वो अंडर कंट्रोल हो सके और उसके जो डिजीज़ है वो पहले से बेटर हो सके। नेक्स्ट, करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी उसकी जो पोषणहीनता है, यानी उसके अंदर जो डेफिशिएंसी है उसको दूर करने के लिए उसको एक ऐसा डाइट दे, उसको एक ऐसा प्रॉपर फूड बताए जिससे उसकी डेफिशिएंसी दूर हो सके, ख़त्म हो सके। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इन केस ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो लंबे टाइम से बीमारी हो तो उसके अंदर जो उसका जो इलाज कर सके, उसका जो उपचार कर सके जिससे कि हमें ये लंबी या शॉर्ट टर्म बीमारियां ना हो सके। नेक्स्ट, एजुकेट एंड काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट रिगार्डिंग द नीड टू अहेड टू द प्रिस्क्राइब्ड डाइट, यानी उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी आवश्यकता है, उससे रिलेटेड उसको एजुकेशन दे और उसको शिक्षा दे, सलाह दे जिससे उसकी प्रॉब्लम दूर हो सके। ठीक है? यस स्टूडेंट्स, एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट रिगार्डिंग द नीड टू अहेड टू द प्रिस्क्राइब्ड डाइट, यानी लोगों को या पेशेंट को एजुकेशन, शिक्षा देना कि किस आधार पे उनकी आवश्यकता है उसके आधार से उनको शिक्षा देना। और जैसा मैंने अभी पहले ही बताया था कि जैसे उनकी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल किसी को कोई बीमारी है तो उस बीमारी से क्या क्या उसको परहेज करने हैं, ये सारा जो काम है ये कौन करता है? डाइटिशियन करता है। A dietitian also need to look at the effect of illness on food acceptance and utilization, यानी एक जो आहार विशेषज्ञ है के लिए ये भी आवश्यक है कि वो भोजन के स्वीकरण और उपयोग पर अस्वस्थता के प्रभाव को भी देखे, यानी जो वो पेशेंट को फूड दे रहा है उसका कैसा इफेक्ट पड़ रहा है ये भी ध्यान दे, यानी उसकी बीमारी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी जो वो फूड दे रहा है उससे उसकी बीमारी सुधर रही है या नहीं सुधर रही, या उसकी कंडीशन पहले से खराब हो गई है या उसकी कंडीशन पहले से अच्छी हो गई है। सम ऑफ द फैक्टर दैट आर कंसीडर्ड इंक्लूड न्यूट्रिशनल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इफेक्ट ऑफ इलनेस ऑन फूड एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मॉडिफाइड थेरेपेटिकल डाइट्स, यानी उसको ये भी देखना है जैसे मैंने अभी बताया था कि पोषण तत्व हो गया या मानसिक तनाव तो नहीं हो रहा, और उस जो फूड वो खा रहा है उस फूड का क्या इफेक्ट हो रहा है उसकी बॉडी पर, या जो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मॉडिफाइड, यानी चिकित्सा आहार जो उसको दिया जा रहा है, थेराप्यूटिकल डाइट्स का मतलब चिकित्सक आहार जो उसकी बीमारी से रिलेटेड है,
वो उसकी बॉडी अच्छे से एक्सेप्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो ये सारी चीज़ें भी एक डाइटिशियन को ही ध्यान में रखनी होती है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार बीमारी में पोषण देखभाल गतिविधियों का एक व्यवस्थित समूह है, जिसमें है क्या क्या चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना, देखना कि उसका एक तरह से मूल्यांकन यानी असेसमेंट करना कि भाई चीज़ सही हो रही है या नहीं हो रही, स्टेटस क्या है न्यूट्रिशनल का। दूसरा, डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, यानी उसकी जो पोषण से रिलेटेड समस्या थी वो उसका ध्यान रखना, उसको डायग्नोसिस करना। साथ में उसकी जो न्यूट्रिशनल नीड है उसके लिए प्लानिंग करना कि उसकी जो न्यूट्रिशनल नीड है वो फुलफिल हो सके। एंड लास्ट, इवेलुएटिंग न्यूट्रिशनल केयर आउटकम एंड मेकिंग चेंजेस इफ नेसेसरी, यानी उसकी पोषण आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अगर उसके पोषण के लिए योजनाएं बनाना और साथ साथ ध्यान में भी रखना उसका एक तरह से मूल्यांकन या असेसमेंट भी करना कि उससे उसको इफेक्ट हो रहा है, अच्छा इफेक्ट उसकी बॉडी पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। अब बच्चों, न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड न्यूट्रिशन नीड। इट इन्वॉल्व्स, यानी जो रोगी की पोषण स्थिति है या पोषण आवश्यकता संबंधी सूची प्राप्त करने के लिए भी एक अलग असेसमेंट की जरूरत होती है, जिसके लिए उसको क्या क्या चाहिए, ऑब्टेनिंग डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ, डाइट, पर्सनल एंड मेडिकेशन हिस्ट्री, यानी उसकी डाइट चार्ट बनाने के लिए उसको सबसे पहले तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि उसकी जो बीमारी है वो कब से है या अभी हुई है या एक एक्यूट डिजीजेज है, उसके बारे में उसको हेल्थ की इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, उसकी डाइट भी और उसकी पर्सनल भी, यानी उसकी व्यक्तिगत कैसी कंडीशन है ये भी उसको पता होना चाहिए। साथ में रिलेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन लेबोरेटरी एंड फिजिकल मेजरमेंट विद अबव एंड द फिजिशियन डायग्नोसिस, यानी प्रयोगशाला, लेबोरेटरी क्या होती है, प्रयोगशाला जहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो प्रयोगशाला और भौतिक मापों की जानकारी को उपरोक्त तथा डॉक्टर निराश से संबंध करना, यानी उसकी जो बीमारी है उसको किसी डॉक्टरी तरीके से फिजिशियन डायग्नोसिस से उसका इलाज करना और उसके लिए कुछ बेटर ढूंढना। लास्ट, इंटरप्रिटेटिंग ऑल द अबव टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एंड रिस्क ऑफ फ्यूचर डेफिशिएंसी, यानी प्रमुख पोषणहीनता और भावीहीनता के जोखिम का पता लगाने के लिए ऊपर जो ये जितने भी काम बताए हैं ये सारे उसको करने होते हैं। ठीक है बच्चे। लास्ट, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डाइट। बच्चों, टाइप्स ऑफ डाइट हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। इसमें देखो बहुत सारे होते हैं, लिक्विड डाइट होता है, सॉफ्ट डाइट होता है, नॉर्मल डाइट होता है। इसमें एक चीज़ और ऐड हुई है, मॉडिफाइड डाइट। A standard or regular diet is that include all groups of food and meet the need of healthy individual, यानी एक स्टैंडर्ड डाइट जो होती है वो सभी फूड ग्रुप्स, आप सबको पता है हमारे 5 फूड ग्रुप्स होते हैं और उसमें से सभी चीज़ों से मिलके वो बना होता है जो एक हेल्दी इंडिविजुअल की जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करता है। ठीक है। अब हम मॉडिफाइड diets are those that are adjusted to meet the medical need of a patient, which may involve one or more of the following: change in consistency or texture, यानी fluid and soft diet। कंसिस्टेंसी क्या है बच्चों, उसकी तरलता को बदलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर चेंज इन कंसिस्टेंसी में क्या है कि या तो लिक्विड, सॉफ्ट या रेगुलर डाइट। लिक्विड डाइट कब, तरल, जिसको तरल आहार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई है जो च्यू नहीं कर पा रहा या स्वेलो नहीं कर पा रहा, चबा नहीं पा रहा खाने को, तो उसको क्या दिया जाएगा, उसको लिक्विड डाइट दी जाएगी। कोकोनट वाटर हो गया, फ्रूट जूस हो गया, सूप, मिल्क, बटर मिल्क शेक, ये सारी चीज़ें, या फिर सूप हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो लिक्विड डाइट के अंदर आती है। और ये इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बिल्कुल थिन होती है। ये किसको दिया जाता है, विदाउट पल्प होता है ये, यानी इसका जो पल्प होता है, जूस जो है उसका जो पल्प होता है वो निकाल लिया जाता है। ये डाइट किसको दी जाती है, या जो लोग कोई च्यू नहीं कर पा रहा, कोई चबा नहीं पा रहा और साथ साथ
अगर किसी की सर्जरी होने वाली है या उसकी सर्जरी हो गई है तो भी उसको सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट भी देते हैं। दूसरा है सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट में क्या होता है बेटा, सॉलिड फूड नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं होता, ना तो बहुत ज़्यादा तरल होता और ना उसमें ज़्यादा हार्ड होता है, यानी उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं और डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे खिचड़ी हो गई, सागो खीर हो गई, या फिर दलिया हो गया, पॉडिज हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉफ्ट डाइट के अंदर आती हैं। अब नॉर्मल डाइट आप सबको ही पता है कि जिसमें हम प्रॉपर जो हमारी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी हो जाती है। अब है बेटा फीडिंग रूट्स, यानी किस तरीके, रूट्स क्या होता है, रास्ता, फीडिंग क्या होता है, खाना, यानी किस तरीके से खाना। तो जब बेस्ट पॉसिबल वे रूट फॉर द फीडिंग इज ओरली और बाय माउथ, या तो मुंह से या फिर पाइप के थ्रू होता है। उसमें पाइप के थ्रू जो होता है वो क्या होता है बच्चे, जो हमारा फूड पाइप होता है उसको बोलते हैं एसोफेगस। तो अगर हमारे एसोफेगस में कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हम फूड नहीं खा पा रहे या जो पर्सन है वो अनकॉन्शियस है, तब उसको दूसरे तरीके से फूड दिया जाता है। वो होता है कि उसके नोज़ के ऊपर एक ट्यूब लगाई जाती है जिसके कारण उसको फूड डिलीवर किया जाता है। दो तरह, एक तो बेस्ट होता है माउथ से और दूसरा अगर एसोफेगस में कोई प्रॉब्लम है तब हम उसको ट्यूब के थ्रू फूड देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज बहुत लंबे टाइम से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो डिजीज जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा हो, तो उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। उससे बचाव तब होगा जब हमें हमारे डिजीज़ के हिसाब से डाइट मिलेगी, गुड न्यूट्रिशन होगा जो हमारे एक हेल्दी लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। जो क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं इसका कंट्रोल तभी हो सकता है जब हम प्रॉपर फूड कंज्यूम करें, और स्पेशली जो हमारा प्रोसेस फूड होता है, जैसे जो बहुत लंबे टाइम से जिसको रखा गया है या जिसके अंदर फैट या शुगर आइटम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड यूज़ ना करें, या फिर जो लो इन फाइबर्स होते हैं ये फूड यूज़ ना करें, तब जो है हमारी बॉडी जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ से बच सकती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। जैसा हमने न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में पढ़ा था या फिर जो हम डाइटिशियन के बोलते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो अगर कोई है जो उसमें अपना उसको करियर बनाना चाहता है या इन फ्यूचर उसमें अपना करियर परस्यू करना चाहता है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है बच्चों। सबसे पहले तो 10+2 लेवल पे कंप्लीट होने के बाद बीएससी डिग्री होनी चाहिए होम साइंस में, या बीएससी होनी चाहिए किसी भी स्पेशलाइजेशन में, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, तभी आप एक डाइटिशियन बन सकते हो। लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डाइटिक्स और उसके साथ इंटर्नशिप भी की है, तब आप एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन बन सकते हो। दोज हु हैव अ बीएससी डिग्री इन होम साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्निक कैन एंटर दिस एरिया एट द पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लेवल। जिन लोगों ने इससे बीएससी की हुई है, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, लाइफ साइंस से हो गया, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इस लेवल में ये इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा, और अगर आप इस चैप्टर को थोरली पढ़ोगे तो जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, you can contact me without any hesitations. Thank you.